विष्णु जी, आपको अंदाजा भी नहीं है आप किस रास्ते पे चल पड़े हैं। रास्ता आप देखते रहिए राशिद भाई, मैं तो चलूंगा नहीं, दौड़ूंगा। पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। ये ताजमहल पर हिंदुस्तान के इतिहास की पहली पिटीशन है जिसको हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। हाई कोर्ट हैज एक्सेप्टेड द फर्स्ट PIL कंसर्निंग द आइकॉनिक ताजमहल। कोर्ट ने आपकी PIL एक्सेप्ट कर ली है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैमरा इधर लाओ, कैमरा आगे आओ कैमरा। विष्णु जी एक सवाल है आपसे। एडवोकेट अनवर राशिद ने आप पर आरोप लगाया है कि ताजमहल पर पिटीशन डालना महज एक पब्लिसिटी स्टंट है, इस पर आप क्या कहेंगे? विष्णु जी, आपकी इस एक्शन से मुस्लिम पक्ष काफी नाराज है, आपको इस पर क्या कहना है? देखिए, आप पत्रकारों को शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये मसला हिंदू मुसलमान का कतई ना है। ये मसला हिंदुस्तान के इतिहास का है। हिंदुस्तान का इतिहास माने हिंदू मुसलमान दोनों का मिला जुला इतिहास, हिंदू मुसलमान का ना है ये। समझ में आई? विष्णु जी लेकिन सुनिए, विष्णु जी चलिए आप लोग। अरे आप तो कह रहे थे कि PIL रिजेक्ट हो जाएगी। पहले रिजेक्ट करवाई भी तो हैं। और नवाज साहब, आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, अच्छा हुआ ये एक्सेप्ट हो गई, क्योंकि इस बार मैं इस मुद्दे को जड़ से ही खत्म कर दूंगा कि ताजमहल किसने बनवाया, क्यों बनवाया, वगैरह वगैरह। अरे आप समझ नहीं रहे, आज ताजमहल है, कल कुतुब मीनार होगा, लाल किला होगा। अरे कितने केसेस लड़ेंगे हम। ये आखिरी है। इस केस से साबित हो जाएगा कि हाउ स्ट्रांग वी आर। और आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। टेंशन उसे लेनी चाहिए, क्योंकि उसे साबित करना है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, हमें थोड़ी साबित करना है। पापा, किसी हर्षा का फोन है? हेलो विष्णु जी, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात के लिए? आपकी PIL एक्सेप्ट हो गई। जी एंड आई एम रियली सॉरी कि मेरी वजह से आपकी जॉब चली गई। अरे नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी बुराई में भी अच्छाई छुपी हुई रहती है। अजय बताइए, आपकी डॉक्यूमेंट्री कैसे चल रही है? वेरी नाइस, फैंटास्टिक इन फैक्ट। विष्णु जी, आई वांटेड टू आस्क यू फॉर अ फेवर। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपकी रिसर्च मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए यूज कर सकती हूँ? हाँ जी, लेकिन इस केस के बाद में। यस ऑफ कोर्स, व्हाटएवर यू से। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ठीक। हेलो, कौन थी ये लड़की? अरे ये वो थी जिसने मेरे अंदर सोए हुए सवालों को जगाने का काम किया है। अच्छा, ये वो थी जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ है। गलत किया कोर्ट ने, PIL रिजेक्ट कर देनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है ताजमहल के नीचे कुछ निकल आया तो? अगर ऐसा हुआ तो धर्म विवाद बढ़ जाएगा। एक तरफ जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी और दूसरी तरफ पूजा आरती होगी। सच्चाई भी तो सामने आ जाएगी। क्या करोगे सच्चाई का? आगरा ही नहीं, पूरे स्टेट के रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। यूं ही सारी की सारी अफवाहें हैं। बात तो ठीक है, मिनिस्ट्री को कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेना चाहिए। माय लॉर्ड, मैं अपनी पहली एक्सपर्ट उर्मिला बिश्नोई जी को बुलाना चाहूंगा, जो IERT की चीफ एडवाइजर रह चुकी है। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। उर्मिला जी। उर्मिला जी, आप तो IERT की सेक्रेटरी रही हैं और
एनयू जैसी महान यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की प्रोफेसर रही हैं, तो क्या आप कोर्ट को बताएंगी कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स और किसी भी कहानी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का प्रोसीजर क्या है? उसके लिए कई एडवाइजर्स की एक टीम बनाई जाती है जो अपने पर्टिकुलर फील्ड्स के एक्सपर्ट होते हैं। ये एडवाइजर्स अपनी रिकमेंडेशन देते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कोर्ट क्रॉनिकल्स, बुक्स रिटन बाय हिस्टोरियंस एंड रिपोर्ट्स बाय आर्कियोलॉजिस्ट। फिर उनकी रिकमेंडेशन बोर्ड के पास जाती है अप्रूवल के लिए, और अप्रूव होने के बाद सिलेबस का हिस्सा बनाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं हो। जी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि मुगल हिस्ट्री और ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में भी सेम प्रोसीजर इस्तेमाल हुआ होगा? जी हाँ, इफ यू वांट आई कैन प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। दैट वुड बी ग्रेट, थैंक यू उर्मिला जी। माय लॉर्ड, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उस पर विष्णु जी ने बिना सोचे समझे सवाल खड़ा कर दिए। मुगल हिस्ट्री और ताज का इतिहास फैक्ट्स और एविडेंसेस के बेस पर लिखा गया। मिलॉर्ड, मैं उर्मिला जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है। उर्मिला जी नमस्कार। हेलो। उर्मिला जी, ये जो पाठ्यक्रम होता है उससे स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स के बेस पर ही सिलेबस का हिस्सा बनाया जाता है? यस, एब्सोल्युटली। ओके। और ये सिलेबस ये कभी बायस नहीं होता, माने लेफ्टिस्ट राइटिस्ट नहीं होता, बिल्कुल न्यूट्रल होता है? यस, न्यूट्रल। न्यूट्रल में। और ये बच्चों के भविष्य के लिए क्या क्या जानकारी जरूरी है उसका भी ध्यान रखा जाता है? यस। हाँ, तो ये मारकाट, खून खराबा, ये क्या बच्चों के लिए सीखना जरूरी है? I don't know your context, but we ensure that बच्चों को वही पढ़ाया जाए जो इम्पोर्टेंट एंड जरूरी होता है। तो सिलेबस बायस नहीं होता है? जी नहीं। माय लॉर्ड, व्हाट इज गोइंग ऑन? विष्णु जी, कम टू द पॉइंट। आई विल। उर्मिला जी, आप ये प्लीज अदालत को पढ़ के सुनाएंगी? प्लीज रीड। Gandhiji was shot dead by a young man named Nathuram Godse. The assassin surrendered afterwards was a Brahmin from Pune, the editor of an extremist Hindu newspaper, who has denounced Gandhiji as an appeaser of Muslims. Sweet. मिलॉर्ड, नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, सरासर गलत, लेकिन वो ब्राह्मण था, एक्सट्रीमिस्ट था, हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटर था। ये सब बताने की क्या जरूरत है? इससे आप क्या बताना चाहती थी दुनिया को और क्या सिखाना चाहती थी बच्चों को? और ये सब मुगलों के बारे में क्यों नहीं लिखा कि उन्होंने लाखों लोगों की हत्या की, हजारों मंदिर तोड़े? ये सब बायस नहीं है। और मिलॉर्ड, वो बाबा साहेब आंबेडकर जी का कार्टून जो मैंने सबमिट किया है वो क्या बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी था? जिस बाबा साहेब ने हमारे देश को संविधान दिया, जिस बाबा साहेब ने दबे कुचले लोगों को अपना हक दिया, ऐसी महान आत्मा बाबा साहेब आंबेडकर का ऐसा भद्दा, घटिया, मजाकिया कार्टून? और अकबर महान, औरंगजेब सर्वशक्तिमान, शाहजहां प्यार की पहचान। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, मुद्दे को भटकाया जा रहा है, ट्विस्ट किया जा रहा है। ट्विस्ट तो जे लोग कर रहे हैं। देश का भविष्य, देश के लोगों की सोच, और जे होता है इंटेलेक्चुअल टेररिज्म मिलॉर्ड, एजुकेशन माफिया। सोच को पनपने से पहले ही ट्विस्ट कर दो और बच्चों के दिमाग में जहर भर दो ताकि बच्चा चाहे तो अभी सच्ची राह पे न चल सके। और इनके लिए तो मुगलों के अलावा हिंदुस्तान में कोई राजा हुआ ही नहीं है। हा? एक कनिष्क, कोटा रानी, गुज्जर प्रतिहार, चोला, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ये सब के बारे में लिखने के लिए आपके पास शब्द नहीं है? हा? वहां शब्द कम पड़ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि आपको शर्म से डूब जाना चाहिए? उर्मिला जी, आप बैठ सकती हैं। माय लॉर्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने 63 साल से देश की शिक्षा में योगदान दिया, न जाने कितने ही बड़े बड़े
आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स इन्हीं IERT की पुस्तकों को पढ़ के बने हैं। उन सबको एक पल में विष्णु जी ने गलत बता दिया। माय लॉर्ड, देश का इतिहास सच्चाई के बेस पर लिखा गया है, एविडेंसेस के बेस पर लिखा गया है, हिस्टोरियंस के कॉन्क्रीट रिसर्च पर लिखा गया है। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता माय लॉर्ड। आपके जोर से हाथ पटकने से ना ही मैं दबने वाला हूं और ना ही मेरे सवाल। मिलॉर्ड, ये राशिद साहब उन लोगों का बचाव कर रहे हैं जिनका अहम रोल रहा है हमारे देश के इतिहास को तोड़ने मरोड़ने में। और सबसे जाहिल तो हमारा एजुकेशन बोर्ड है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इन एजेंडाधारी इतिहासकारों ने एजुकेशन बोर्ड को जो परोसा वो उन्होंने बिना सोचे समझे, फैक्ट वेरीफाई किए बगैर, सवाल उठाए बगैर सीधा पाठ्य पुस्तकों में छाप दिया। और ये झूठ, ये जहर पीढ़ी दर पीढ़ी बरसों बरस फैलता गया, यहां तक कि हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान, हमारी गरिमा सब खोखला हो गया। माय लॉर्ड, लगता है विष्णु जी सोशल मीडिया पर रील देख देख कर इतिहास पढ़ रहे हैं। मैं इन्हें एक ऐसे इतिहासकार से रूबरू कराना चाहूंगा जो इनके सारे इल्जामात सिरे से खारिज कर देंगे। मैं देश के जाने माने इतिहासकार रेहान हबीब साहब को अगली हियरिंग में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। नेक्स्ट हियरिंग विल बी ऑन 5th, adjourned फॉर द डे। शॉट टू टेक टू एक्शन। ये ब्लैक ताजमहल की थ्योरी के बारे में आपका क्या कहना है, और क्या शाहजहां यहाँ वाकई ब्लैक ताजमहल बनाने वाले थे? जी हाँ, बिल्कुल बनने वाला था। यमुना नदी के इस पार, यही मेहताब बाग में। पर उनका सपना पूरा ना हो सका। वो यहाँ ब्लैक ताजमहल बनाते, उससे पहले औरंगजेब ने उन्हें कैद में डाल दिया। लेकिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का तो कुछ और ही कहना है कि वो इस थ्योरी में बिल्कुल नहीं मानते, और यहाँ किसी भी ब्लैक ताजमहल का कोई काम कभी शुरू ही नहीं हुआ था। अरे मैडम, हम यहाँ सालों से काम कर रहे हैं, हमें पता है वो ब्लैक ताजमहल यही बनवाने वाले थे। ओके, कट। हाँ विष्णु जी, नमस्कार। नमस्कार। हिंद राष्ट्र पार्टी से बोल रहा हूँ। हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री विभूति जी आपसे बात करना चाहते हैं। विभूति जी को मेरा नमस्कार कहना, लेकिन मुझे किसी भी पार्टी के लोगों से कोई बात नहीं करनी है। कौन हो? पार्टी वाले। विष्णु जी, हेलो। गुरुजी, ये अजीब आदमी है। आपका नाम लिया फिर भी फोन काट दिया। बिना बात के काहे खिसिया रहे हो उस पे? अरे उसको थोड़ा समय दो। अच्छा तुम छोड़ो, हम बात कर लेंगे उससे। गुरुजी, भारतीय नवनिर्माण वाले भी पीछे पड़े हैं हमसे। पहले अगर उनके पार्टी में शामिल हो गया तो। धैर्य रखो, हमारा उद्देश्य उसको पार्टी में शामिल करना नहीं है, हमारा उद्देश्य कुछ और है। तुम जाओ, जाके देखो मामला क्या है। हेलो। हेलो अविनाश जी। हाँ जी। प्रिंसिपल मैम ने आपको अभी स्कूल बुलाया है। अभी आना पड़ेगा? जी। नहीं, लेकिन आप अभी आइए, प्रिंसिपल मैम को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका बेटा पूरे क्लास के बच्चे को एक अलग ही हिस्ट्री सिखा रहा है। शाहजहां चोर था, शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया। जब एक दो बच्चों ने आपत्ति जताई तो मारपीट शुरू कर दी इसने। ये सब क्या सिखा रहे हैं आप लोग? मैम बुरा मत मानिए, कई सालों से हम भी गलत इतिहास पढ़ रहे हैं। तो बिट्टू ने ऐसा अगर कह भी दिया तो क्या गलत किया? मैम कोर्ट में PIL एक्सेप्ट हो गई है, और अगर मेरे फादर जीत जाते हैं तो साबित भी हो जाएगा। अभी जीते नहीं हैं, लेकिन हम वही पढ़ाएंगे जो हमारे सिलेबस में है। क्लास में कुछ मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा इन बातों का? आपने सोचा है? अगर उनके पेरेंट्स ने आपत्ति जताई तो हमें सर्वज्ञ को सस्पेंड करना पड़ सकता है। बिट्टू सॉरी बोलो मैम को। सॉरी मैम। गो बैक टू योर क्लास। आगे से इस तरह की गलती कभी मत करना। हबीब साहब, ये बताइए कि ताजमहल किसने बनवाया? मिर्जा साहबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम यानी शाहजहां ने बनवाया। कोई एविडेंस है, कोई सबूत है जिससे ये बात साबित हो सके? कई सारे सबूत हैं। शाहजहां के ऑफिशियल क्रॉनिकल बादशाहनामा में इसका जिक्र है, जो उनके दरबारी लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है।
इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स विच कंटेनिंग एक्सट्रीमली वैल्यूएबल डेटा। दीवान अफरीदी, बेग, सईद हसन। चलिए एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। ये बताइए कि ताजमहल बनाने का आइडिया आया कहां से? सईद हसन अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखते हैं, मुमताज जब प्रेग्नेंट थी, अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो एक दिन वो शाहजहां के साथ बैठी शतरंज खेल रही थी। अचानक उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई थी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद फिर से आवाज सुनाई दी। तब उनको समझ में आया कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। कहां से आ रही थी? वो आवाज मुमताज की कोख से आ रही थी। मिलोड, बच्चे की आवाज कोख से आ रही है? ये डॉल्बी साउंड है? माय लॉर्ड, ये कमाल का इतिहास लिखा गया है मिलोड ताजमहल का। विष्णु जी, लेट हिम फिनिश फर्स्ट। सॉरी मिलोड। तो मैं कह रहा था कि वो बच्चे की रोने की आवाज मुमताज की कोख से आ रही थी। तो उन्होंने शाहजहां को कहा कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि ये शुभ संकेत नहीं है। अगर मां की कोख से बच्चे के रोने की आवाज आती है तो मां जिंदा नहीं बचती। उसी वक्त मुमताज ने शाहजहां के सामने अपनी दो ख्वाहिशें रखी। पहली ख्वाहिश ये थी कि उनकी मौत के बाद उनकी याद में एक नायाब मकबरा बनाया जाए, और दूसरी ख्वाहिश थी कि उनके इंतकाल के बाद शाहजहां किसी और से निकाह ना करें। शाहजहां ने मुमताज की दोनों ख्वाहिशों के लिए हामी भर दी। वो हामी तो भर दी मिलोड, लेकिन एक भी निभा ना पाया। ये मजनू लैला के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं था। विष्णु जी, काइंडली डू नॉट इंटरफेयर। विष्णु जी, सॉरी मिलोड। अच्छा ये बताइए कि ताजमहल का आर्किटेक्ट कौन था? जी, उस्ताद ईसा अफनदी और अहमद लाहौरी, इन दोनों का नाम ही आर्किटेक्ट में आता है। लेकिन कई हिस्टोरियंस का कहना है कि ईसा अफनदी वाज द असिस्टेंट आर्किटेक्ट, लेकिन उन्होंने ही ताजमहल का पूरा डिजाइन बादशाह के सामने पेश किया था। My lord, we already submitted the exhibit A and B to the court. Thank you. विष्णु जी, आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी माय लॉर्ड, ये किताब बादशाह नामा है। ये शाहजहां के दरबारी लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी। ओरिजिनल किताब तो फारसी में है। मैं उसका तर्जुमा पेज नंबर 403 पे साफ लिखा है कि शाहजहां ने राजा जय सिंह से महल ले लिया था। अब ओरिजिनल फारसी मैं हबीब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पढ़ के सुनाए। जी। वा जमीनी दर निहायत रिफत व निजाहत के जुनूब रुए आन मिस्र जामा अस्त वा पेश अज इन मंजिले राजा मान सिंह बूद वा दर इन वागाहत राजा जय सिंह वा इमारत आलीशान वा गुम्बजे। ओके, अब ये जो आपने पढ़ा उसका मतलब आपको पता है? जी, इसका मतलब जी मेरा फारसी में कमांड नहीं है। क्या 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 क्या? मेरा फारसी में कमांड नहीं। आपका फारसी में कमांड नहीं है? जी नहीं। फिर बादशाहनामा तो पढ़ा होगा ना आपने? जी हाँ, पढ़ा है, बहुत पहले पढ़ा था। हाँ पढ़ा है। तो किस लैंग्वेज में पढ़ा था? भोजपुरी में? हाँ, अंग्रेजी में। अंग्रेजी माने अंग्रेजी पे आपका कमांड है? जी हाँ है। वो बादशाहनामा के फैक्ट्स आपने इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में क्यों नहीं लगाए? हाँ? क्या किसी ने रोका था, किसी ने टोका था, कि किसी ने ठोका था? मैं बताता हूं, क्योंकि वो आपकी आइडियोलॉजी को सूट नहीं करता था, आपके एजेंडा को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जो आपने नहीं बताया वो अब मैं पढ़ के बता देता हूं। मिलॉर्ड, उन लाइनों का हमने फारसी एक्सपर्ट से अनुवाद करवाया है, जो इस प्रकार है। थान महानगर के दक्षिण में आलीशान स्वर्ग जैसी जमीन पर वो भवन जो राजा मानसिंह के नाम से जाना जाता था, अब मिर्जा राजा जयसिंह, जो मानसिंह के पौत्र थे, उनके अधिकार में था और बेगम को दफनाने के लिए चुना गया, जो स्वर्ग जा चुकी। और जिस महल में उन्हें दफनाया गया वो महल आलीशान था और गुंबद युक्त था। माने मिलोड, ये तो तय हो गया कि वो महल था।
अब सवाल ये उठता है कि वो महल को रेनोवेट किया गया या फिर महल को तोड़ के नींव से मकबरा बनाया गया। माय लॉर्ड, मैं एक और एविडेंस पेश करना चाहूंगा कि ताजमहल का निर्माण फाउंडेशन से शाहजहां ने ही करवाया था। इस पर मोहर लगाई है जेबी टवर्नियर ने। ये एक फ्रेंच हीरो के व्यापारी थे और फ्रांस से हिंदुस्तान आए थे व्यापार करने के लिए। वो अपनी किताब ट्रेवल्स इन इंडिया में साफ साफ लिखते हैं, मैंने ताजमहल का काम शुरू होते हुए देखा और खत्म होते हुए देखा। वहाँ 20,000 मजदूर काम कर रहे थे और ताजमहल का काम खत्म होने में 22 साल लग गए। माय लॉर्ड, ये सारी बातें उन्होंने अपनी किताब में लिखी हैं। इससे बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है? एक बात बताइए मुझे हबीब साहब जी, टावेर्नियर आगरा कब आया था? वो तकरीबन 1640-41 में पहली मर्तबा आगरा गया था। 40-41 में जी। तो ताजमहल का काम 1640 में शुरू हुआ था? नहीं, ताजमहल का काम 1632 में शुरू हो गया था। ओह, 32 में? जी। तो फिर उसने काम शुरू होते हुए कैसे देखा? और रिकॉर्ड के मुताबिक तो मिलोड टावेर्नियर 1665 में दूसरी बार आगरा आया था, करेक्ट? करेक्ट। हाँ, तो 1665 में ताजमहल का काम खत्म हुआ होगा। ना, ताजमहल का काम 1654 में खत्म हो गया था। 1654 में? जी। तो ना उसने काम शुरू होते हुए देखा, ना काम खत्म होते हुए देखा, तो देखा कब? इंटरवल में? माय लॉर्ड, मैं बताता हूं कब देखा। 1651 से लेकर 1654 के बीच में टावेर्नियर हिंदुस्तान में मौजूद था। तब उसने ताजमहल का काम खत्म होते हुए देखा। बिल्कुल करेक्ट फरमा रहे हैं राशिद साहब। टावेर्नियर उस वक्त हिंदुस्तान में ही मौजूद था, लेकिन आगरा जहां पे ताजमहल बन रहा है वहां नहीं था। तो उसने देखा कैसे? वीडियो कॉल से कि शाहजहां ने रील बना के भेजी? अपने रिकॉर्ड चेक कीजिए प्लीज, हेल्प हिम। देख रहा हूं 3 दिन से तुम कोई काम नहीं कर रही हो। मिलोड, 1651 से 1654 तक टावेर्नियर भारत में ही था। वो 3 साल भारत में था, लेकिन कभी आगरा नहीं गया। वो कहां गया था उसका लिस्ट मैं बताता हूं आपको। मसूलीपट्टनम, मद्रास, गंडेकोट, गोलकोंडा, गोवा, सूरत, अहमदाबाद, औरंगाबाद और फिर वापस गोलकोंडा। लेकिन इसमें आगरा का कहीं जिक्र तक नहीं है। माय लॉर्ड, हबीब साहब, आपने दुनिया में कितनी जगह पे एक इंसान की 2 कब्रें देखी है? एक इंसान की 2 कब्रें, एक ऊपर एक नीचे, एक ही मकबरे में। मेरा जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, लेकिन जुड़वा कब्रें, एक दिन के लिए, एक रात के लिए। भाभी जान को कितनी तकलीफ होती होगी शिफ्टिंग में। माय लॉर्ड, व्हाट? मैं ताजमहल में एक कब्र 4थी मंजिल पर है और एक 3री मंजिल पर, माने कब्र का डुप्लेक्स हो। और कब्र को लेकर तो ऐसे ऐसे किस्से सुनाए जाते हैं कि शाहजहां के आंसू टपक रहे, टप 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 टप। ऐसा मजाक किया इतिहास शायद ही कहीं लिखा गया होगा। अरे तो क्या करें? तोड़ दें? चलिए आप मेरे साथ चलिए, सबसे पहला हथौड़ा मैं ही मारूंगा। चलिए। राशिद जी, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कोर्ट। राशिद जी, हम कतई नहीं चाहते कि ताजमहल को खरोच भी पहुंचे। मिलोड, हर समस्या का हल तोड़ने तुड़वाने से नहीं निकलता है, स्वीकार से भी होता है। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि स्वीकार किया जाए कि एक हिंदू महल को मकबरे में तब्दील किया गया था, बस। गाइड विष्णु दास ने जाने माने इतिहासकार रेहान हबीब को अपने सवालों से धराशाही कर दिया है। उनके द्वारा रखे गए तर्क काफी मजबूत नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर विष्णु दास की ही चर्चा है।